नमस्कार। मैं डॉक्टर आनंद पवार, आयुर्वेद वाचस्पति, एमडी पंचकर्म, जामनगर, गुजरात। मैं आज अपने सभी भारतवासियों को अच्छे आरोग्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए, निरोगी जीवन के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आज के व्याख्यान का विषय है व्याधि प्रतिरोधक क्षमता एवं आयुर्वेद संकल्पना। व्याधि प्रतिरोधक क्षमता वृद्धि कर उपाय विमर्श। इस सृष्टि में, इस धरातल पर जब से मनुष्य का अवतरण हुआ है, तब से हम हजारों लाखों समस्याओं से जूझ रहे हैं। पहले भी इंसान आरोग्य की समस्याओं से लड़ता चला आ रहा है और आज की सद्य स्थिति में भी हम आरोग्य की अलग अलग समस्याओं से जूझते चले आ रहे हैं। वास्तविकता, विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है। हमने सूक्ष्माति सूक्ष्म अनुसंधान किए हैं। हम आज चांद पर रहने के लिए जाना चाहते हैं, खुद को उस तरह से तैयार कर रहे हैं। फिर भी हम आरोग्य की समस्याओं का मूल निराकरण नहीं कर पा रहे। वास्तविकता यह बड़ी सफलता है कि हमारे वैज्ञानिक, पूरे देश के, पूरे विश्व के वैज्ञानिक अलग अलग व्याधियों का निराकरण करने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं, नई नई खोज कर रहे हैं। फिर भी आज का मानव स्वस्थ जीवन या निरोगी आयुष्य नहीं पा रहा है। हम जब भी हमारे आसपास देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने तरक्की तो बहुत कर ली है, पर आज भी हम स्वस्थ और निरोगी जीवन सही मायने में नहीं पा रहे हैं। पिछले हजारों सालों से हम अलग अलग तरह की आरोग्य समस्याओं से लड़ रहे हैं, जिसमें विषाणु, जीवाणु का संसर्ग है। हम कुछ समस्याओं का निराकरण करने में सफल हो चुके हैं। कुछ समस्याओं का निराकरण आज हम कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में भी हमें अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जब से मनुष्य इस धरती पर आया है, उसके शरीर की क्रिया और रचना समान है। भले हम अलग देश में रहे, भले हम अलग अलग राज्यों में रहे, भले हमारी अलग अलग संस्कृति हो, फिर भी हमारे शरीर की रचनाएं मूलतः समान ही है। फिर हमें कुछ प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होते हैं कि ऐसा क्यों है कि एक ही घर में 4 लोग होते हैं, फिर भी 2 लोग हमेशा बीमार पड़ते हैं, 2 लोग बार बार बीमार नहीं पड़ते हैं। ऐसा क्यों है कि जब सीजन चेंज हो जाता है, ऋतु बदल जाता है, उस अवस्थाओं में कुछ लोग अलग अलग बीमारियों से त्रस्त या ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है जब हम एक जगह छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते हैं तो उस वातावरण में हम खुद को ढाल नहीं पाते और हमें आरोग्य की समस्याएं निर्माण होती है। ऐसा क्यों होता है कि जब हम हमारा नित्य आहार छोड़कर कोई नया आहार कर लेते हैं तो भी हमें कुछ लोगों को आरोग्य की समस्याओं से जूझना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है कि हम बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक अलग अलग बीमारियों से लड़ते रहते हैं, त्रस्त होते रहते हैं। कुछ लोग हैं जो बचपन में बार बार बीमार पड़ते हैं, कुछ लोग तारुण्य की अवस्था में हर 1-2 महीने के बाद, हर 6 महीने के बाद किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। कुछ लोग हैं जो तारुण्य की अवस्था में ही अलग अलग बड़ी बीमारियों से जूझते रहते हैं, जैसे कि मधुमेह है, उच्च रक्तदाब है, अस्थमा है, कैंसर है, त्वचा की अलग अलग बीमारियां हैं। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग अलग अलग तरह के अपत्यकर आहार विहार सेवन करते हैं, जिनकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, जो अलग अलग
व्यसनों से ग्रस्त है फिर भी उन्हें बीमारियां नहीं होती, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जीवन शैली अच्छी है, जो अपत्यकर आहार का सेवन नहीं करते हैं, जिनको कुछ आदतें भी नहीं है गलत, फिर भी वो बीमार पड़ते हैं। तो इन मूल प्रश्नों का हमें कुछ न कुछ तो आंसर मिलना चाहिए, उसका उत्तर मिलना चाहिए। और यही उत्तर समझने के लिए हमें आयुर्वेद शास्त्र मदद करता है। आयुर्वेद शास्त्र में मूलतः 3 शारीरिक बलों का वर्णन किया हुआ है। त्रिविधम बलम सहजम कालकृतम युक्तिकृतम च। 3 प्रकार का बल प्रत्येक मनुष्य में पाया जाता है। एक है सहज बल, जिसे हम माता पिता की तरफ से प्राप्त कर लेते हैं, जिसे सहजम शरीर सत्वयो प्राकृतम, जिसे प्राकृत बल कहा जाता है। हमारे माता पिता के बल के कारण हम में भी वो प्राकृत बल आ जाता है, जो केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक बल भी उसमें समाविष्ट हो जाता है। जैसे कि अगर हमारे माता पिता के बीज में बलवान भाव हो, उनमें सक्षमता हो, तो वही सक्षमता, वही प्राकृत बल हम में अगली पीढ़ियों में, हमारी संतानों में आ जाता है। तो उसे सहज बल कहा जाता है, जो कि प्रति व्यक्ति भिन्न हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, और वो होता भी है, यह देखा गया है। दूसरा जो बल है वो है कालकृत बल। जन्म से लेकर मृत्यु तक इसमें काल का एक बड़ा परिणाम है। कालकृतम ऋतु विभागजम वयकृतम च। काल मीन्स ऋतु। ऋतु के आधार पर भी हमारे शरीर में बल कम या ज्यादा हो सकता है। जैसे कि आयुर्वेद में 12 महीने जो कहे हुए हैं, पूरे वर्ष को दो कालों में विभागा गया है, उसका विभाजन किया गया है। उसमें आदान काल और विसर्ग काल आता है। आदान काल का मतलब है कि सृष्टि से हमारे शरीर की शक्तियां खींच ली जाती है, जैसे कि ग्रीष्म ऋतु है। और विसर्ग काल का मतलब है कि जब सृष्टि हमें कुछ बल प्राप्त कर देती है। इस तरह से हमारे शरीर में बल की वृद्धि या कमी ऋतु के कारण पाई जाती है। और दूसरी जो स्थिति है वो है वयकृत स्थिति। मीन्स हमें वय के अनुसार भी हमारे शरीर में बल कम अधिक पाया जाता है। जैसे कि जब हम बाल्यावस्था में होते हैं, हमारे शरीर का बल कम होता है, जिसके कारण हम बार बार बीमार पड़ते हैं। तारुण्य की अवस्था में हमारे शरीर का बल ऑप्टिमम लेवल पर रहता है, अच्छा रहता है, इसलिए उस अवस्था में हमें कम बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और तीसरी जो अवस्था है वो है वृद्धावस्था, जिसमें हमारा शरीर बल प्राकृतिक अवस्था में कम पाया जाता है, जिसके कारण वृद्धावस्था में हमें अलग अलग बीमारियों से जूझना पड़ता है। यह हो गया कालकृत बल। और तीसरा बल जो है वो होता है युक्तिकृत, जो हमारे हाथ में है। युक्तिकृतम आहार चेष्टा विभाग। इसका मतलब है कि हम जिस तरह का आहार करते हैं, हम जिस तरह का विहार करते हैं, जिस तरह की हमारी जीवन शैली होती है, या फिर जिस तरह के अलग अलग संसाधनों का, आहार्य द्रव्यों का, रसायन औषधियों का हम सेवन करते हैं, जिसके कारण हम शरीर का बल बढ़ा सकते हैं। सो ये युक्तिकृत बल जो हमारे हाथ में है, उसे हमें संजोए रखना है, उस पर हमें सबसे ज्यादा काम करना जरूरी है। क्योंकि सहज बल तो माता पिता के कारण है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कालकृत बल जो है वो भी काल के अनुसार ही कम ज्यादा होता चला जाएगा। मगर जो हमारे मनुष्य के हाथ में है वो बल है युक्तिकृत बल, जिसमें आहार विहार, जिसमें व्यायाम का भी समावेश होगा, अलग अलग कसरतों का समावेश होगा, प्राणायाम योगा का समावेश होगा, और अलग अलग औषधियों का, अलग अलग उपायों का समावेश होगा। इसलिए हमें युक्तिकृत बल पर ज्यादा जोर देना चाहिए, जिसके कारण हम शरीर का मानसिक और शारीरिक बल बढ़ा सकते हैं,
उसको सही मात्रा में नियंत्रित कर सकते हैं। आयुर्वेद शास्त्र में कुछ बल वृद्धिकर भावों का वर्णन आया हुआ है। अब यहां बल इस शब्द का मैं जो उल्लेख कर रहा हूं उसे आप शरीर की शारीरिक एवं मानसिक क्षमता के आधार पर ग्रहण करिए। हम सभी में यह बल, यह क्षमताएं होना जरूरी है। आयुर्वेद शास्त्र में कुछ बल वृद्धिकर भावों का वर्णन आया हुआ है कि जिसके कारण हमारे शरीर में सही प्रमाण में, सही अवस्था में बल का निर्धारण होता है या बल की वृद्धि होती है। बलवत पुरुषे देशे, जैसे कि बलवान पुरुषों के देश में हमारा जन्म हो। अब हमने देखा है कि कई राज्य, कई देश ऐसे होते हैं जहां की आनुवंशिकता, जहां के जीन्स जो है वो बलवान होते हैं, इसलिए वहां की संतानें, वहां की शरीर यष्टि, वहां का मानसिक बल ये इतर देशों की, इतर लोगों की तुलना में अच्छा पाया जाता है। इसलिए बल वृद्धिकर भावों में अच्छे पुरुषों के देश में जन्म मतलब अच्छे गुण शरीर में रहने वाले व्यक्तियों के कारण उनकी संतान में आने वाला बल। इसमें माता और पिता दोनों का सहभाग है। बलवत पुरुषे कालेच, ऐसे काल में हमारा जन्म होना चाहिए जब काल पर बल का प्रभाव हो, काल बलवान हो, जिसमें हमारे शरीर के बल वृद्धि हो सके। उसके बाद आता है स्वभाव संसिद्धिश्च, स्वभाव के कारण। यह भी एक प्रमाण है जो शरीर में बल की वृद्धि करता है, वो भी हमें माता पिता या हमारी आनुवंशिकता से प्राप्त हो सकता है। उसके बाद आता है आहार संपच्छ। अगर हमारा आहार सही मात्रा में अच्छा हो, पथ्यकर हो, षड्रसात्मक हो या शरीर को पुष्टि करने वाला हो, तो भी हमारे शरीर में बल की वृद्धि होती है। शरीर संपच्छ, अगर हमारा शरीर, हमारे शरीर की सभी धातुएं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा, ये सभी धातुएं, शुक्र, यह धातु अगर सही मात्रा में, सही प्रमाण में सारयुक्त हो, बलयुक्त हो, तो भी हमारे शरीर में बल की वृद्धि होती है। सात्म्य संपत, इसका मतलब है कि सात्म्य कर आहार अगर हम सेवन करते हैं, मीन्स जो आहार हमारे शरीर के धातुओं की वृद्धि करे, जो आहार हमारे शरीर के बल को निरास्त न करे, जो आहार हमें सही महीने में सात्म्य हो चुका हो, उस आहार का संपत, उस आहार का अगर हम सेवन करते हैं तो भी हमारे शरीर में बल की वृद्धि होती है। कालकृत बल का भी मैंने वर्णन किया है, जैसे कि काल के हिसाब से हमारे शरीर में बल कम अधिक मात्रा में पाया जाता है। यौवनम च, वो भी है कि तारुण्य अवस्था भी बल वृद्धिकर भाव में उसे माना गया है। इसलिए तारुण्य अवस्था में हमें बल का पोषण करना चाहिए, बल का रक्षण करना चाहिए, जिसके कारण हमें वृद्धावस्था में ज्यादा बीमारियों से जूझना ना पड़े। सहर्ष, इसका मतलब है मानसिक संतुष्टि, मानसिक समाधान। इसके कारण भी हमारे शरीर में बल की वृद्धि होती है। तो ये चीजें हमारे शरीर का मानसिक और शारीरिक बल निर्धारित करती है, इसलिए इन बातों पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। अब आयुर्वेद शास्त्र में व्याधि प्रतिकारक क्षमता या एवं व्याधि प्रतिरोधक क्षमता का वर्णन आ चुका है। सही मात्रा में आयुर्वेद भले हजारों साल पहले लिखा गया हो, फिर भी आज की स्थिति में आयुर्वेद के सभी सिद्धांत उसी तरह से हम समझ सकते हैं या देखे जा सकते हैं। उसकी तुलना भी हम आधुनिक शास्त्र के अलग अलग सिद्धांतों से कर सकते हैं। व्याधि क्षमत्व, इसकी एक व्याख्या आयुर्वेद में वर्णित की गई है। व्याधि क्षमत्वम नामम व्याधि बल विरोधित्वम व्याधि उत्पाद प्रतिबंधकत्वम। देखिए कितनी संयुक्तिक व्याख्या आयुर्वेद शास्त्र में की गई है। व्याधि क्षमत्व का मतलब है, रोग प्रतिकारक क्षमता का मतलब है व्याधि बल विरोधित्वम। इसका मतलब है कि जब हमें कोई व्याधि हो जाएगी तो उसके बल का विरोध हमारे शरीर की जो क्षमता करती है उसे व्याधि प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। इसका मतलब सहज भाषा में यह होगा कि बहुत बार हम अलग अलग विषाणु या जीवाणु
या पैरासाइट्स के कारण बीमार पड़ जाते हैं, तब हम देखते हैं कि कुछ लोगों में कुछ लक्षण ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, कुछ लोगों में कुछ लक्षण कम मात्रा में पाए जाते हैं, जिसे हम माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर इन 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जीवाणु या विषाणु वही है, पर उसके लक्षण अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं। तो व्याधि का बल विरोधी करे, व्याधि को कम करे, व्याधि बढ़ने की क्षमता को जो कम करे, उस शक्ति को, उस क्षमता को, उस कार्य को व्याधि क्षमत्व आयुर्वेद के अनुसार कहा जाता है। और दूसरी जो बात आयुर्वेद ने कही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है व्याधि उत्पाद प्रतिबंधकत्व। व्याधि का उत्पाद ही न होने देना, यह भी व्याधि क्षमत्व का प्रमुख कार्य है। इसका मतलब हमारे शरीर में ऐसी क्षमता, ऐसी शक्ति होनी चाहिए जो व्याधि के बल को कम करे, व्याधि को कम करे, उसके साथ ही व्याधि का प्रतिबंध भी करे। आज की स्थिति के अनुसार यह व्याख्या बहुत ही समर्पक है और हमें इसे समझना चाहिए। अब आगे आयुर्वेद में यह कहा गया है कि व्याधि क्षमत्व किन लोगों में कम पाया जाता है, या हमारे शरीर का जो बल है वो क्यों कम होता है, हमारी व्याधि प्रतिरोधक क्षमता कम क्यों होती है, इसका भी वर्णन आयुर्वेद में किया गया है। मुझे लगता है कि आप सभी को इन सभी बातों को बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा, उसे अमल में लाना पड़ेगा, क्योंकि यही एकमेव स्थिति है जो कि हम अपने आरोग्य को संजोए रख सकते हैं, संभाल सकते हैं। वरना व्याधियां तो आनी ही है और व्याधियों से हमें परेशान होना ही है। इसलिए इन बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद में लिखा गया है कि निम्न अवस्थाओं में, निम्न लोगों में व्याधि प्रतिकारक क्षमता, व्याधि प्रतिरोधक क्षमता कम पाई जाती है। उसमें चरक संहिता में लिखा गया है कि शरीरानी च अति स्थूलानि, जो लोग अति स्थूल है, जिनमें वजन ज्यादा है, जिन लोगों में मोटापा है, जो लोग ओबेस है, उन लोगों में व्याधि प्रतिकारक क्षमता कम होती है। जाहिर सी बात है, जब शरीर में वजन की वृद्धि होती है तो केवल और केवल मेद या चर्बी और फैट की ही वृद्धि होती है। इतर धातुएं असार एवं कमजोर निर्माण होती है और उसके कारण शरीर की व्याधि प्रतिकारक क्षमता, शरीर का बल अपने आप ही कम हो जाता है। इसलिए जो लोग ओबेस है वो ख्याल रखे कि उन्हें अपने वजन को नियंत्रित करना पड़ेगा, अन्यथा उन्हें अलग अलग बीमारियों से ग्रस्त होना पड़ेगा। दूसरी अवस्था है शरीरानी च अतिकृशानी, जो लोग अतिकृश है, जिनका वजन बहुत कम है, जो अंडरवेट है, उन लोगों में भी शरीर की जो धातुएं हैं वो बहुत ही दुर्बल एवं कमजोर होती है, जिसके कारण हमारे शरीर की अलग अलग कोशिकाओं में बल नहीं होता। हमारी व्याधि प्रतिकारक क्षमता निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं हैं, जैसे श्वेतकण है, WBC है, लिम्फोसाइट्स है, नेचुरल किलर सेल्स है, उनका पोषण ठीक तरह से नहीं होगा, वो कमजोर रहेगी। इसलिए अतिकृश जो अंडरवेट लोग हैं उनमें भी व्याधि प्रतिकारक क्षमता कम पाई जाती है या देखी जाती है। तीसरी जो अवस्था कही गई है आयुर्वेद में, अनविष्ट शोणितांशमस्त। अनविष्ट शरीर में जो रक्त धातु है, मांस धातु है, अस्थि धातु है, उनका असार निर्माण होना, उनका दुर्बल अनुपात में निर्माण होना, उनकी क्षमता न होना, यह देखिए एक कारण व्याधि क्षमत्व कम होने में माना गया है। उसके बाद जो अवस्था कही गई है वो है दुर्बलानी। दुर्बलानी का मतलब जो लोग कमजोर है, दुर्बल है। अब इंसान दुर्बल और कमजोर कब हो जाता है? जब उसका आहार अच्छा ना हो, जब वो कसरत न करता हो, जब उसके शरीर में कोई व्याधि हो। हम दुर्बल सामान्य अवस्था में भी हो सकते हैं या किसी व्याधि के कारण भी हो सकते हैं।
आज की अवस्था में यह देखा गया है कि जिन लोगों को गंभीर व्याधियां है, जैसे कि मधुमेह है, उच्च रक्तदाब, ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन है, जिनको हृदय की बीमारियां हैं, जिनको अस्थमा है, जिनको क्रोनिक डिसऑर्डर्स जैसे कि रुमेटॉइड आर्थराइटिस है, जिनको एलर्जी की बीमारियां हैं, जिनको यकृत और वृक्क किडनी की बीमारियां है, या लिवर डिसऑर्डर्स है, या कैंसर है, इन व्याधियों के कारण जो शरीर दुर्बल हुए हैं उनकी व्याधि प्रतिकारक क्षमता बहुत ही कम होती है, और ऐसे लोगों को जीवाणु और विषाणु का संसर्ग होने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। इसलिए दुर्बल अवस्था वाले लोग भी बहुत ही कमजोर होने के कारण उनमें भी व्याधि प्रतिकारक क्षमता कम पाई जाती है। उसके बाद असात्म्य आहारोपचितानी, जो लोग असात्म्य आहार करते हैं, असात्म्य आहार का मतलब है जो आहार शरीर के अनुकूल नहीं है, जो आहार शरीर को हानिकारक है। उसमें केवल आहार ही नहीं, हमें अलग अलग बातों का ध्यान भी रखना पड़ेगा, जैसे कि हमारी आदतें। अगर कोई धूम्रपान स्मोकिंग करता है, अगर कोई मद्यपान करता है, या अगर कोई और किसी तरह की मद्यकारी चीजों का सेवन करता है, मदकारी चीजों का सेवन करता है, तो वह भी असात्म्य आहार में, या कोई तंबाकू सेवन करता है या टोबैको सेवन करता है, तो वह भी असात्म्य आहार में उसका भी अंतर्भाव किया जा सकता है। इसलिए जो लोग असात्म्य आहार का सेवन करते हैं उनमें भी व्याधि प्रतिकारक क्षमता कम पाई जाती है। अल्प आहारानी, जो लोग अल्प आहार करते हैं, कम आहार करते हैं, उन लोगों में भी अलग अलग विटामिन की, मिनरल्स की, शरीर को आवश्यक रहने वाले प्रोटीन या प्रोटीन्स की कमी पाई जाती है, और जिसके कारण उनकी भी व्याधि प्रतिकारक क्षमता कम होती है। दुर्बलानी, अल्पाहारानी, अल्पसत्वानी, जिन लोगों का सत्व अल्प हो, उसका मतलब है जिन लोगों का मन दुर्बल हो, जो लोग मानसिक रूप से कमजोर हो, जिनको चिंता हो, शोक हो, भय हो, उन लोगों में भी व्याधि प्रतिकारक क्षमता कम पाई जाती है या देखी जाती है। इसीलिए आयुर्वेद में एक विशेष बात कही है, जिसका उल्लेख मैं यहां करना चाहूंगा। विषादो रोगवर्धना नाम श्रेष्ठ। विषाद, मानसिक अवसाद या किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचना, यह व्याधि को बढ़ाने में सबसे अहम रोल निभाता है। इसलिए मानस भावों का सक्षम होना, मन का सक्षम होना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अगर हम मानसिक रूप से दुर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं, तो हमें व्याधि जल्दी हो जाती है या व्याधि बढ़ भी जाती है। तो आयुर्वेद में इन सभी बातों का वर्णन विस्तृत तरीके से पाया गया है। और एक चीज मैं यहां पर आपको कहना चाहूंगा, वो यह है कि हमने कुछ देर पहले यह चर्चा की थी कि क्यों हम एक ही व्याधि को अलग अलग मापदंडों से देखते हैं, या उनके लक्षण हमें व्यक्तियों में मिल जाते हैं। जैसे कि एक ही व्याधि है लेकिन कुछ व्यक्तियों में लक्षण कम है, कुछ व्यक्तियों में लक्षण ज्यादा है, कुछ व्यक्तियों में व्याधि एक्यूट या उनमें इमरजेंसी अवस्था प्राप्त हो जाती है, कुछ व्याधियां गंभीर रूप से शरीर को ग्रस्त करती है। यह भेद क्यों पाया जाता है, तो इसका भी वर्णन आयुर्वेद शास्त्र में बहुत ही समर्पक तरीके से किया गया है। चरक संहिता में कहा गया है कि आहार विशेष, शरीर विशेष और मानस विशेष, दोष विशेष, इनके कारण हम इस तरह के लक्षणों का भेद देखते हैं। आहार विशेष, अगर कोई अपत्यकर आहार करता है। दोष विशेष, शरीर में जो वात पित्त कफ 3 बायो एनर्जीज है, 3 दोष है जो शरीर का मूल धारण करते हैं, शरीर की सभी क्रियाओं का नियमन करते हैं। अगर उनमें दोष निर्माण होता है, उनमें विकृति निर्माण होती है, उनमें विषमता निर्माण होती है, तो भी हम इस तरह के लक्षणों का कम ज्यादा पाया जाना देखते हैं। और तीसरी बात है शरीर विशेष।
आयुर्वेद के अनुसार हर शरीर, हर व्यक्ति, हर मनुष्य भिन्न है। भले हमारा आहार विहार कुछ चीजें सामान्य हो, फिर भी प्रति व्यक्ति उसका अग्नि, वय, बल, सात्म्य, सत्व, आहार, चेष्टा भिन्न भिन्न होने के कारण हम एक ही बीमारी को अलग अलग तरीके से रुग्णों में उसके लक्षणों को देखते हैं। तो इस तरह से आयुर्वेद में त्रिविध बल कहा गया है, बल वृद्धिकर भावों का वर्णन आया हुआ है, और किन लोगों में व्याधि प्रतिकारक क्षमता का वर्णन आया है और किन लोगों में व्याधि प्रतिकारक क्षमता कम होती है, इसका भी वर्णन आया हुआ है। अब इसके बाद हमें हमारी व्याधि क्षमत्व को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, या किस तरह से हम हमारी व्याधि प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, इसका विमर्श करेंगे। उसके पहले मैं यहां पर एक आयुर्वेद का अच्छा सा श्लोक उद्धृत करना चाहता हूं। वो ये है कि सममांस प्रमाणस्तु समसहनो नराः दृढ़ेन्द्रिय विकारानाम न बलेन अभिभूयते। सममांस प्रमाणस्तु समसहनो नराः। जिन व्यक्तियों में सममांस मीन शरीर की धातुएं समान अवस्था में है, जिनका सहनन समान हो, मतलब शरीर में जो अस्थि है, मांस धातु है, रस रक्त का संचरण है, मज्जा मेद धातु है, शुक्र धातु है, वो सब प्रमाण में हो, सारयुक्त अवस्था में हो, और दृढ़ इंद्रिय जिनकी सभी इंद्रिया क्षमतावान हो, बलवान हो, पूर्ण रूप से कार्य करती हो, विकारानाम न बले न विभूयते, उन व्यक्तियों को विकार छू नहीं सकता या विकार हो नहीं सकता। तो आज की स्थिति में भले हम विज्ञान के क्षेत्र में कितनी भी प्रगति कर ले, कितने भी नए अनुसंधान कर ले, कितने भी नए औषधियों का निर्माण करे, कितनी भी बड़ी टेक्नोलॉजी व्याधि का निदान करने के लिए इजाद करे, लेकिन जब तक हम शरीर एवं शरीर की मूल धारणा को, शरीर की मूल रचना को समझ नहीं पाएंगे, तब तक हम बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रस्त होते ही रहेंगे। क्योंकि बीमारियां कितनी हो, बीमारियां कैसी हो, इसका कोई उत्तर नहीं है, लेकिन बीमारियां ना हो इसके उत्तर हमारे पास बहुत सारे हैं। और आज की स्थिति में हम ये जान चुके हैं कि विज्ञान कितना भी बढ़ जाए, कितना भी क्यों ना आगे चला जाए, जब तक हम अपने शरीर को संभाल कर नहीं रखेंगे, जब तक हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा नहीं बनाएंगे, जब तक हम अपने शरीर को, मन को अच्छा नहीं बनाएंगे, तब तक हम पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो सकते या निरोगी जीवन जी नहीं सकते। तो आयुर्वेद शास्त्र में व्याधि क्षमत्व वृद्धि के लिए कुछ चीजों का, कुछ बातों का, कुछ चिकित्साओं का वर्णन किया हुआ है। आयुर्वेद 8 अंगों में विभाजित किया गया है। उसमें रसायन तंत्र नामक एक अंग का वर्णन किया गया है। आयुर्वेद में 2 प्रकार के औषधियों का वर्णन आता है। स्वस्थस्य ऊर्जस्करम यत् आर्तस्य रोगनु। एक जो स्वस्थ व्यक्ति को ऊर्जा उत्पन्न कराए, उसकी व्याधि प्रतिकारक क्षमता बढ़ाए, जिसे हम रसायन औषधि कहते हैं, और दूसरी प्रकार की औषधियां है जो आर्तस्य रोगनुत, आर्तस्य मीन्स रोगी, जो रोगी है उसके रोग को दूर करने वाली औषधियां। सो इन 2 औषधियों का वर्णन आयुर्वेद में प्रमुख रूप से किया गया है। एक जो शरीर को स्वस्थ रखती हो, शरीर की ऊर्जा को बढ़ाती हो, शरीर की व्याधि क्षमता को बढ़ाती हो, वो स्वास्थ्य कारक है, स्वास्थ्य मूलक है। और दूसरी जो व्याधि होने के बाद व्याधि का निराकरण करे, व्याधि को दूर करे, या व्याधि या रोगी का शमन करे या रोग का शमन करे, इन 2 औषधियों का वर्णन आयुर्वेद में किया गया है। यहां प्रस्तुत व्याख्यान में मैं आपका ध्यान केवल रसायन चिकित्सा या रसायन तंत्र पर आकर्षित करना चाहूंगा, क्योंकि वही स्वास्थ्य मूलक है। अभी जैसे मैंने कहा कि आयुर्वेद के 8 अंगों में रसायन तंत्र नामक अंग का वर्णन किया गया है। रसायन तंत्र नामम वयस्थापनम आयु मेधा बलकरम रोगहरणम समर्थम च। इस रसायन तंत्र में
जिन बातों का वर्णन है या जिसके कारण इस रसायन का वर्णन किया है उसके बारे में हम थोड़ा सा विमर्श करेंगे। जैसे अभी श्लोक में मैंने कहा कि रसायन तंत्र का मूल उद्देश्य वय स्थापन है। वय स्थापन का मतलब होता है कि हमारा जो वय है, हमारी जो शरीर की स्थिति वयानुरूप है, उसे उसी स्थिति में बलवान या क्षमतावान बनाए रखना। इसका मतलब यह है कि हम जिन जिन अवस्थाओं से गुजरेंगे उस अवस्थाओं में शरीर का बल और मानसिक बल पूर्ण रूप से क्षमतावान हो, या हमारा वार्धक्य जो है, एजिंग जो है, जिसे दूर किया जाए। तो वय स्थापना का मतलब है कि रिजुविनेशन। वय स्थापना का मतलब है एंटी एजिंग। तो रसायन तंत्र में ऐसी सैकड़ों और हजारों औषधियों का वर्णन आ चुका है जो हमारे शरीर का वय का स्थापन करती है, जो एंटी एजिंग कार्य करती है, जो हमारे शरीर के बल को सही मायने में नियंत्रित करती है, स्थापित करती है। दूसरा, आयु। यह रसायन औषधि हमारे आयु की वृद्धि करती है, मींस लॉन्गेटिविटी। वय स्थापना का मतलब है क्वालिटी ऑफ लाइफ और आयु का मतलब है क्वांटिटी, क्वालिटी और क्वांटिटी बोथ। रसायन औषधियां हमारे आयु की वृद्धि करती है, मींस हमारी लॉन्गेटिविटी बढ़ाती है। हम ज्यादा साल तक जीवित रह सकते हैं बिना किसी बीमारी के। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है। आज जो भी चीजें हम जीवन में करते हैं या कर रहे हैं, उस सभी का मूल उद्देश्य ये है कि हमें अच्छी आयु मिले, हमें अच्छा शरीर मिले, हमें अच्छा स्वास्थ्य मिले। तो रसायन तंत्र या रसायन तंत्र में वर्णित औषधियां हमारे इसी उद्देश्य की आपूर्ति करती है। इसलिए रसायन तंत्र वय स्थापना करता है, रसायन तंत्र आयु की स्थापना करता है, हमारी लॉन्गेटिविटी बढ़ाता है। तीसरी, मेधा कर। रसायन तंत्र की औषधियां हमारे बुद्धि का वर्धन करती है, हमारी मानसिक क्षमताओं की वृद्धि करती है। बलकर्म। रसायन तंत्र हमारी शारीरिक क्षमता को बढ़ाती है, हमारी काम करने की क्षमता को बढ़ाती है, हमारे धातुओं को बल प्रदान करती है। और जो अंतिम बात रसायन तंत्र से साध्य होती है वो है रोग हरण समर्थम च। ये जो रसायन तंत्र या रिजुविनेटिंग मेडिसिन है वो रोग हरण समर्थ भी हो सकते हैं, मतलब वो रोगों का निराकरण या रोगों को दूर करते हैं। तो यह रसायन तंत्र या इस रसायन तंत्र का अभ्यास, इस रसायन तंत्र की औषधियों का सेवन हमारे आरोग्य के लिए अवश्य भावी है, बहुत ही जरूरी है या महत्वपूर्ण है। और कुछ बातें हैं जो रसायन औषधियों के लाभ में कही गई है। वय स्थापना है, आयु की स्थापना है, हमारी शारीरिक और मानसिक क्षमताएं बढ़ती है, वार्धक्य दूर किया जाता है, हमारी इंद्रियां बलवान होती है। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि छोटे बच्चों को भी स्पेक्स लगते हैं, उनकी आंखें कमजोर होती है या कुछ इंद्रियां कमजोर होती है, जिसके लिए हम अलग अलग साधनों का उपयोग करना पड़ता है। आजकल हम तरुण पीढ़ी में देखते हैं कि अलग अलग बीमारियों से, हार्मोन की बीमारी, अलग अलग लाइफस्टाइल की बीमारियों से वह ग्रस्त हो रहे हैं। आजकल हम देखते हैं कि अर्ली एजिंग का एक साइन माना गया था पहले कि बालों का श्वेत होना, अकाल में बालों का पकना पहले वार्धक्य का लक्षण माना जाता था। और आज हम हमारे आसपास देखते हैं कि 20 साल की उम्र के लड़के लड़कियां हो, 25 साल के उम्र के लड़के लड़कियां, उनमें भी बालों का पकना शुरू हो चुका है। मतलब समाज में सभी अवस्थाओं में एजिंग के लक्षण पाए जा रहे हैं। इसका मूल कारण ही यही है कि हम स्वास्थ्य पूरक चीजों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं या आरोग्य मूलक मार्गदर्शन तत्वों का पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो रसायन तंत्र ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। अब रसायन तंत्र में
बहुत सारी औषधियों का वर्णन आयुर्वेद में किया गया है। जैसे कि अलग अलग वनस्पतियों का वर्णन आया हुआ है, अलग अलग औषधि योगों का वर्णन आया हुआ है, या अलग अलग विहार का वर्णन आया हुआ है, जिसका अभी विमर्श हम लोग करेंगे। सबसे जरूरी जो बात है वह यह है कि हमें सबसे पहले यह जान लेना बहुत जरूरी है कि हम किस तरह से इन रसायन औषधियों का उपयोग कर सकते हैं या इन रसायन औषधियों के लाभ पा सकते हैं। उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि जब हमारे शरीर की व्याधि प्रतिकारक क्षमता कम हो जाती है तो हमें क्या होता है। एक सामान्य इंसान को, एक सामान्य मनुष्य को यह प्रश्न पड़ता है कि मैं कैसे समझ पाऊं कि मेरी व्याधि प्रतिकारक क्षमता कम है। तो उसके भी कुछ लक्षण मैं अनुभव से यहां पर प्रस्तुत कर रहा हूं कि अगर हम बार बार बीमार पड़ रहे हो, हर 2-3 महीने के बाद हमें बुखार होता हो, हर 2-3 महीने के बाद हमें खांसी होती हो, या हर 2-3 महीने के बाद हम किसी न किसी बीमारी के कारण अगर ग्रस्त होते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि आपकी व्याधि प्रतिकारक क्षमता कम हो रही है। अगर आपके शरीर में आलस की निर्मित हो रही है, आपको कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है, या आप कुछ हल्का सा काम करने के बाद भी थक रहे हो, आपकी शारीरिक क्षमता कम हो रही हो, तो आपको समझ लेना है कि आपकी व्याधि प्रतिकारक क्षमता कम हो रही है। आपकी पचन संस्था छोटी छोटी चीजों के कारण डिस्टर्ब हो रही हो, या बार बार हमेशा आपको कब्ज की शिकायत हो, तो भी आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी व्याधि प्रतिकारक क्षमता कम हो रही है। बार बार या कम उम्र की अवस्था में आपको गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा हो, तो समझ लेना चाहिए कि आपको आपकी व्याधि प्रतिकारक क्षमता या आपका शारीरिक या मानसिक बल कम हो रहा हो। जैसे कि कम उम्र में मधुमेह हो जाना, कम उम्र में उच्च रक्तदाब या हृदय रोग हो जाना, कम उम्र में कैंसर हो जाना, कम उम्र में अलग अलग एलर्जी हो जाना, कम उम्र में अस्थमा हो जाना, यह भी हमारी व्याधि प्रतिकारक क्षमता का कम होना दर्शाती है। या फिर अगर यह व्याधि आपको है तो उसके उपद्रव या उसके कॉम्प्लिकेशन आपको जल्दी हो रहे हैं, तो भी आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी व्याधि प्रतिकारक क्षमता कम है। आप एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाते हो, या आप कोई नया खाना ट्राई करते हो या खाते हो, उससे अगर आपको कुछ असहजता महसूस होती हो, उससे अगर आपको कुछ बीमारियां होती हो, तो समझ लेना चाहिए कि आपकी व्याधि प्रतिकारक क्षमता कम हो रही है। आप बार बार मानसिक दुर्बलता से ग्रस्त हो रहे हो, आपके मन में भय की उत्पत्ति हो रही हो, आपके मन में बार बार क्रोध आ रहा हो, आप शोक कर रहे हो, आप किसी चीज से डर रहे हो, तो भी आपको समझ लेना चाहिए कि आपके शरीर में व्याधि प्रतिकारक क्षमता कम हो रही है। तो मुझे लगता है कि व्याधि प्रतिकारक क्षमता, शरीर बल, इन सभी बातों का हमने यहां पर जिक्र किया है। मुझे आशा है कि इन सभी बातों का आपको अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, या आपको भविष्य में इसका फायदा होगा। अब इसके बाद कुछ आयुर्वेदिक औषधि वनस्पतियों का मैं वर्णन करूंगा जो आपकी व्याधि प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाने में कारगर साबित हो सकती है। जैसे कि हम सभी को पता है कि आयुर्वेदिक औषधियों में च्यवनप्राश, जिसमें आंवला प्रभुत मात्रा में होता हो, जिसमें विटामिन सी प्रभुत मात्रा में है, जो एंटी एजिंग है, जो रिजुविनेटिंग है, जो एंटीऑक्सीडेंट है, उसका सेवन हमें बार बार करना चाहिए। केवल च्यवनप्राश ही नहीं, लेकिन उसके साथ बहुत सारी ऐसी औषधियां आई हुई है जो हमारी व्याधि प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाती है। जैसे अगस्ती रसायन है, ब्राह्म रसायन है, जैसे कुष्मांड रसायन है, या जैसे अश्वगंधावल्य है, शतावरी गुड़म है। इन औषधियों का आप वैद्य की सलाह से सेवन कर सकते हैं या उसे उपयोग में ला सकते हैं। यहां पर मैं कुछ इंडिविजुअल औषधियों का भी जिक्र करना चाहूंगा, जैसे कि गुडुचि, अश्वगंधा, शतावरी, पुनर्नवा, लहसुन, तुलसी, मुलेठी, गुडुचि मतलब गिलोय, मुलेठी, शतावरी, पुनर्नवा, भूम्यामलकी, ब्राह्मी,
ऐसी बहुत सारी वनस्पति या औषधियां हमारे आसपास है जिनका उपयोग हम अपनी व्याधि प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने में कर सकते हैं। यहां पर मैं कुछ नित्य सेवन योग्य व्याधि प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने वाले योगों का वर्णन करूंगा, जैसे कि मुलेठी, जिसे हम यष्टि मधु कहते हैं, उसका स्वरस या चूर्ण का सेवन हम शहद के साथ नित्य कर सकते हैं, जिसके कारण सर्दी हो, खांसी हो या हल्का सा बुखार हो या शरीर में पित्त की वृद्धि हो तो उसके लिए इसका अच्छा उपयोग हो सकता है। 1 चम्मच मुलेठी का स्वरस या 5 ग्राम मुलेठी चूर्ण 1 चम्मच शहद में मिक्स करके हम इसका सेवन कर सकते हैं। उसके साथ तुलसी के पत्ते 10 से 12 लेकर उसे कूटकर उसका 1 चम्मच स्वरस, 1 चम्मच शहद, पाव चम्मच काली मिर्च की पाउडर और आधा चम्मच हल्दी, इन सभी को मिलाकर हम नित्य रूप से सुबह इसका सेवन कर सकते हैं। उसके बाद गुडुचि गिलोय, उसके कांड को भिगोकर उसका जल लेकर, या फिर अगर हमें कोई फ्रेश गुडुचि का कांड मिल जाए, एक 10 सेंटीमीटर का कांड, उसे कूटकर उसका स्वरस निकालकर हम अगर शक्कर के साथ उसका सेवन करते हैं तो शरीर की उष्णता, ज्वर या फिर व्याधि प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने में उसका मूलभूत रूप से उपयोग हो सकता है। उसके साथ में रोज रात को अश्वगंधा चूर्ण 5 से 10 ग्राम की मात्रा में हम आधा या 1 गिलास दूध में मिलाकर सेवन करते हैं तो उससे भी व्याधि प्रतिकारक क्षमता बढ़ने में हमें मदद मिलती है। ब्राह्मी चूर्ण अगर 5 ग्राम की मात्रा में जटामासी चूर्ण के साथ हम रोज रात में सेवन करते हैं तो हमारी मानसिक क्षमताएं बलवान होने में मदद मिलती है, अच्छी नींद आने में हमें मदद मिलती है। उसके साथ में बहुत सारी ऐसी हमारी संस्कृति में चीजें हैं, जैसे कि मसाले, जिनका हम उपयोग नित्य आहार में करते हैं, उनका भी उपयोग हम व्याधि प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने में कर सकते हैं, जैसे कि हल्दी, काली मिर्च, सूंठ या अदरक, अजवाइन, धनिया पाउडर, दालचीनी, लवंग, इन सभी का उपयोग अलग अलग तरीके से हम आहार में कर सकते हैं, जिसके कारण व्याधि प्रतिकारक क्षमता बढ़ने में हमें मदद मिलती है। ये बहुत सारी चीजें एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी इंफ्लेमेटरी काम करने में सक्षम है। मैं इसकी वैज्ञानिकता यहां पर ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये सारी बातें आप सभी लोगों को पता है, फिर भी हम इन चीजों का पालन नहीं करते या नहीं कर पा रहे हैं और इसी के कारण हम आरोग्य की समस्याओं से जूझ रहे हैं। सही मायने में व्याख्यान में हम औषधियों का निरूपण ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि व्याख्यानों में सिद्धांत का निरूपण होना बहुत जरूरी है, मूल विचार का निरूपण होना बहुत जरूरी है, जो हमें दीर्घ काल में उपयोग हो सकता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे कि घृत, गाय का घी नित्य सेवन करने से सुबह शाम 1-1 चम्मच दूध में मिलाकर या आहार में मिक्स करके, चावल के साथ या दाल में मिक्स करके अगर हम सेवन करते तो उससे भी हमारी व्याधि प्रतिकारक क्षमता बढ़ने में मदद मिलती है। बहुत सारे ऐसे फल है जो एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग काम करते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं, जिसमें आंवला आता है, जिसमें पपया आता है, जिसमें संतरी, मौसम्बी आता है, जिसमें नींबू आता है, जिसमें अंजीर आता है। इन सभी पदार्थों का हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सेवन कर सकते हैं, जिसके कारण हम शरीर की व्याधि प्रतिकारक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। केवल आहार्य द्रव्य या वनस्पति औषधों से ही नहीं, अपितु अच्छी जीवन शैली से भी हम व्याधि प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने में सक्षम हो सकते हैं। जैसे कि नित्य अभ्यंग, हमें हर रोज कम से कम 30 मिनट तक तिल के तेल से अभ्यंग करना चाहिए, शरीर को मसाज करना चाहिए, जिसके कारण शरीर में रस रक्त संचरण बढ़ता है, शरीर में ऊर्जा निर्माण होती है और शरीर की त्वचा दृढ़ एवं बलवान होती है। इम्यून पावर त्वचा की बढ़ती है, जिसके कारण शरीर में जीव जंतुओं का संसर्ग कम हो सकता है। व्यायाम, एक्सरसाइज, आयुर्वेद में एक्सरसाइज भी कहा गया है, इसलिए हमें नित्य व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम केवल
बड़ी मात्रा में नहीं अपितु योग और प्राणायाम के साथ उसका उपयोग किया जा सकता है। व्यायाम के कारण हमारे शरीर की धातुएं बलवान होती है, मांसपेशी बलवान होती है, शरीर में रस रक्त का संचरण सही मात्रा में होता है, हमारे हृदय की गति, हमारे हृदय की क्षमता व्यायाम के कारण बढ़ती है। व्यायाम के कारण हमारे लंग्स, हमारे जो फेफड़े हैं वो ज्यादा काम करते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर की गंदगी हम बाहर फेंक सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से। इसलिए व्यायाम करने से हमारे धातुएं बलवान होने में, व्याधि क्षमता बढ़ने में मदद मिलती है। साथ ही साथ में योग और प्राणायाम करने से हमारी मानसिक क्षमताएं बढ़ती है, जिसके कारण हमें बीमारियां कम होगी या हम बीमारियों पर जल्दी विजय पा सकेंगे। उसके साथ हमें दिनचर्या एवं ऋतुचर्या का भी पालन करना चाहिए। वास्तविक दिनचर्या और ऋतुचर्या एक बहुत ही बड़ा विषय है, यहां पर उसका सविस्तर वर्णन करना संभव नहीं है। फिर भी दिनचर्या में एक दिन में जो जो चीजें हमें करनी है उसका वर्णन आया हुआ है, जिसमें स्नान है, जिसमें अभ्यंग है, जिसमें कवल है, जैसे कि मुंह में तिल का तेल लेकर या नारियल का तेल लेकर उसका संचार करना है, जिसके कारण मुंह की त्वचा बलवान हो जाती है, मुंह के छाले कम हो जाते हैं, हमारे दांत मजबूत हो जाते हैं, हमारे मसूड़े मजबूत हो जाते हैं। उसके साथ में अंजन, आंखों में अंजन लगाने से नेत्र की क्षमता बढ़ती है। उसके बाद दिनचर्या में हम नस्य का भी अंतर्भाव कर सकते हैं। नस्य, नाक में 2-2 बूंद तिल का तेल डालने से या किसी दवाई का तेल डालने से हमारे नाक के अंदर की जो त्वचा है वह बलवान और सक्षम हो जाती है, जिससे कारण जीव जंतुओं का अंदर जाना संभव नहीं हो पाता। और नाक में तेल डालने से हमारे बुद्धि को भी स्टिमुलेशन, हमारे ब्रेन को भी स्टिमुलेशन होता है, हमारे मस्तिष्क को स्टिमुलेशन होता है, जिसके कारण अलग अलग चेतनाएं जागृत होती है। और अगर किसी को लंबे समय तक सिरशूल होता हो, सर दुखता हो, या किसी को माइग्रेन हो, जिसको लंबे समय से सर्दी हो, या किसी को एलर्जी हो सकती है, उनमें भी हमें लाभ मिल सकता है। उसके साथ कर्णपूरन, कान में तेल डालने से कान की क्षमता, कर्ण की क्षमता बढ़ती है, उसके कारण मस्तिष्क पर भी उसका अच्छा प्रभाव देखा गया है। दिनचर्या में इन चीजों का अंतर्भाव करना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद ऋतु के अनुसार हमारा आहार और विहार होना चाहिए। उसके साथ ही हमें अलग अलग आदतों से दूर रहना चाहिए, जैसे कि मद्यपान है, जैसे स्मोकिंग है, टोबैको है, यह चीजें, जैसे कि जागरण है, जैसे कि मधुर पदार्थों का अति प्रमाण में सेवन है, एक्सेसिव कसरत हो या कम कसरत हो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो, ये चीजें भी हमारे व्याधि प्रतिकारक क्षमता को कम करती है। इसलिए इन सभी चीजों को हमें दूर करना चाहिए या इन सभी चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। कॉफी का भी सेवन हमें कम मात्रा में करना चाहिए। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि हम कुछ चीजें दिन में बहुत बार करते हैं, जिसके कारण हमारे शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं पे बुरा असर पड़ सकता है। तो उन चीजों को हमें दूर रखना चाहिए। तो आज के व्याख्यान में हमने शरीर बल, व्याधि क्षमता, रसायन, चिकित्सा, इन सभी बातों का वर्णन किया। वास्तविक में यह सभी बहुत बड़े विषय है, इनका विस्तृत वर्णन आयुर्वेद में आया हुआ है, लेकिन इतने कम समय में इन सभी बातों को एक ही व्याख्यान में सम्मिलित करना संभव नहीं है। फिर भी मैंने कुछ बातों का यहां पर उल्लेख किया है, वर्णन किया है। मुझे यह आशा है कि आज के व्याख्यान के माध्यम से कुछ बातों का आपको जरूर फायदा होगा। इन बातों के बारे में अगर आप सोचेंगे, इन बातों को आप अमल में लाएंगे, तो निश्चित ही हमारी व्याधि प्रतिकारक क्षमता बढ़ेगी, हमारा शरीर शारीरिक एवं मानसिक रूप से बलवान होगा और हम अलग अलग बीमारियों पर सहजता से विजय पा सकेंगे। मैं फिर से सभी मेरे आयुर्वेद प्रेमियों का, सभी मित्रों का, सभी महानुभावों का वंदन करके मैं मेरा व्याख्यान यहां पर समाप्त करता हूं। आशा है मुझे पुनः सुनने के लिए आप आतुर रहेंगे। मैं अपनी तरफ से हमेशा यह कोशिश करता रहूंगा कि आयुर्वेद के अच्छे अच्छे सिद्धांत मैं आपके सामने रख सकूं, आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर सकूं और विश्व को निरोगी एवं स्वस्थ बनाने में अपना कुछ सहयोग दे सकूं। जय हिंद, जय भारत।